जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या आप सभी ने भी ठान लिया है कि सफलता की मंजिल को पाकर रहेंगे? तो ध्यान से सुन लीजिए माय डियर एसएससी एस्पिरेंट्स। आप सभी के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम्स के, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, सभी को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास। तो ये इस क्लास की सबसे खास बात यह है कि इसमें सामान्य अध्ययन के सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर्स को चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सीखते हुए, समझते हुए, ट्रिक एंड टिप्स के साथ याद करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू बेस्ड हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सारे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। तो ये पावरफुल प्रैक्टिस सेट जो आपके कंप्लीट जनरल स्टडी के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, साथ ही साथ आपके टफ क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने की टेक्निक है उसको भी डेवलप करेगा। और जब आप एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग भी हर एक क्वेश्चंस को बहुत फोकस के साथ पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। और याद रखिए हर एक ऑप्शंस जो भी इसमें दिए गए हैं, हर एक पॉइंट्स को हम समझेंगे और आप बहुत ही फोकस के साथ आज की क्लास को अटेंड करिएगा। नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया इन 1934? 1934 में भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो भारतीय संविधान की बात करें तो 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. राव जी ने दिया था। किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आइए कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राव जी ने रखा था। किसने रखा था? तो एम.एन. राव जी ने। आधिकारिक मांग इसकी कब हुई थी? तो 1935 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर के रूप में संविधान सभा की गठन करने की मांग की थी। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा कि हमारा 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसने ही पहली बार क्या किया था? ऑफिशियली संविधान सभा की गठन की मांग की थी। ठीक है। ब्रिटिश सिक्योरिटी की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त ऑफर में सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने इस हमारे भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया? तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो हर एक पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए क्योंकि आज हम लोग हर एक क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच प्लान? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। यानी बताना है आपको कि जो हमारा भारतीय संविधान का जब गठन हुआ तो किसकी सिफारिश पर किया गया था। यहाँ पे सारे आपके योजना और मिशंस दिए गए हैं, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर ही भारत के संविधान सभा का गठन की योजना की गई थी। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, बाकी ऑप्शंस आपके रॉन्ग दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। तो कब भारत आया था? 1946 में। ठीक है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 3 सदस्य थे। पैथिंग लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्फोर्ट क्रिप्स और एनवी अलेक्जेंडर भी थे। ठीक है, इसके जो सदस्य थे 3 लोग थे। कौन कौन थे? तो वो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और वीएन एवी अलेक्जेंडर जी। ठीक है। सीटों की बात करें तो इस मिशन के तहत यानी जो आपका कैबिनेट मिशन है, इस मिशन के तहत ही संविधान सभा की कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो क्या थी? 389। कितनी थी? तो 389 तय की गई थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के और 93 कुल देसी रियासत के थे। ठीक है। तो जब हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत ही कुल कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? तो तय तो हुई थी 389 की,
और जिसमें से कुल 296 हमारे ब्रिटिश भारत के थे और 93 हमारे देसी रियासत के थे। तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। प्यारे से क्वेश्चंस के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज इलेक्टेड एज द इंटरिम और टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है कि पहली बार अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। ऑप्शन दिए गए हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वी.एन. राव और एच.सी. मुखर्जी। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इन्हें चुना गया था, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बी इज द राइट आंसर। क्या नाम था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बी इज द राइट आंसर। आइए समझते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और फ्रेंच परंपरा यानी फ्रांस की तर्ज पर सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को ही अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी जो संविधान सभा है हमारा, जब इसकी पहली बैठक हुई तो अस्थायी सदस्य किन्हें बनाया गया था? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था और अलग से पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। On which date did the Constituent Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as the permanent president? संविधान सभा के किस तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? वो तारीख आपको बताना है कि किस डेट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखिएगा। और किस दिन चुना गया था आपको वो डेट बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान के हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इन्हीं को क्या किया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। तो अस्थायी हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को सर्व सम्मानित से अध्यक्ष चुना गया था। उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन से थे? तो एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी और दूसरे का नाम था वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। तो जो उपाध्यक्ष चुने गए थे वो लोग कितने थे? 2 लोग थे। क्या नाम था? तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ये भी नाम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके कहीं से भी बन सकते हैं। संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो वी.एन. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन यानी आपके उद्देश्य प्रस्ताव को इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपको बताना है कि संविधान सभा में जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव हैं किसने पेश किया था। हु मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया संविधान सभा में? ऑप्शन दिए गए हैं आपके बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी। तो ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने ही पहली बार क्या किया था? संविधान सभा की जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव है उसे पेश किया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। आइए समझते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो यह तारीख 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था। इसका महत्व क्या है? तो संविधान के ढांचे और दर्शन के रूपरेखा दी गई थी। यानी जब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया तो उसी दिन क्या हुआ? जो संविधान का ढांचा है उसके दर्शन की रूपरेखा दी गई थी, ठीक है। इसकी स्वीकृति कब हुई? यानी उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब हुई? तो संविधान सभा में इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। कब किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बन गया। तो कब स्वीकार किया गया था ये डेट्स भी याद रखिएगा। हर एक डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बेहतरीन प्रश्नों के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या जेबी कृपलानी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को ही भारतीय संविधान सभा के जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। सी इज द राइट आंसर। नेहरू जी की समितियां जवाहरलाल नेहरू ने संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। तो किसके किसके थे? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। सरदार पटेल की बात करें तो वे प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये नियमन समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर एक पॉइंट्स को आप डिटेल में देखते हुए और सीखते हुए आगे बढ़िए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं हम। द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन विच डेट? संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किस तारीख को किया गया था? आंसर देना है आपको कि प्रारूप समिति का डेट बताना है कि आपको कब गठन किया गया था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। 29 अगस्त 1947 को ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान में क्या हुआ? तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की गठन किया गया था। इसी के साथ आइए इसके डिटेल्स को समझ लेते हैं हम। तो आज़ादी के ठीक बाद 29 अगस्त 1947 को सबसे महत्वपूर्ण समिति का गठन हुआ। इसके सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? VR अम्बेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा कितने थे? तो 7 थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो VR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, बात करते हैं आगे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कार्य क्या हैं। तो इस समिति की जिम्मेदारी VN राय द्वारा तैयार की गई संविधान के जो प्रारूप यानी जो ड्राफ्ट पर विचार करना और नए ड्राफ्ट को तैयार करना था। सारे पॉइंट्स ध्यान से आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द 389 members in the original Constituent Assembly, how many were representative of the princely state? मूल संविधान सभा के 389 सदस्यों में से कितने देसी रियासतों को प्रतिनिधित्व थे? आपको बताना है। देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व आपको बताना है कि टोटल तो 389 थे और जिसमें से कुछ ब्रिटिश थे और कुछ क्या थे? देसी रियासतें थे। तो देसी रियासत कितने थे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 93। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि हमारे जो ब्रिटिश सदस्य और देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो देसी रियासतों की संख्या जो थी वो थी 93। ठीक है, मूल संविधान सभा में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आइए समझ लेते हैं कुल सीटों का बंटवारा। तो कुल सीटों का बंटवारा 389 सीट से था, जिसमें से कुल 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 देसी रियासतों से थे। इनका चुनाव नहीं हुआ बल्कि राजाओं ने इन्हें मनोनीत किया था। ठीक है, और इसमें 4 मुख्य जो थे वो मुख्य आयुक्त प्रांतों के से थे। जो 4 थे वो क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। जनसंख्या आधार के बात करें तो सीटों का आवंटन लगभग 10 लाख की आबादी पर 1 सीट अनुपात में किया गया था। और विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग होने के बाद इसकी संख्या को घटाकर 299 रह गई थी। ठीक है, तो पहले कितनी थी याद रखिएगा, और जब विभाजन हो गया तब कितनी है? तो हो गई 299। और कितनी जनसंख्या के आधार पर ये भी याद रखिएगा कि 10 लाख की आबादी पर 1 सीट के अनुपात पर किया गया था। सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि भारत की संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। महिला सदस्य का नंबर बताना है कि कितनी महिला सदस्य थी हमारे भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या की बात करें तो वो थी 15। कितनी थी? 15। सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में महिला की भागीदारी कुल 15 महिला सदस्य चुनी गई थी, जैसे सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और दुर्गाबाई देशमुख। ये सभी लोग हमारे संविधान सभा की महिला सदस्य चुनी गई थी।
एकमात्र महिला मुस्लिम थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये संविधान सभा की एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी। हस्ताक्षर तो 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा का हस्ताक्षर हुआ तब केवल 8 महिलाएं उपस्थित थीं जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। यानी आपको ध्यान दीजिएगा कि टोटल तो 15 महिला सदस्य चुनी गई थी, लेकिन जब संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुए थे तो उस टाइम केवल 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किया था। ठीक है, और हस्ताक्षर का डेट भी याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा के संवैधानिक कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं आपके बी आर अम्बेडकर, वी एन राव, के एम मुंशी या अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो संविधान सभा के संवैधानिक कानूनी सलाहकार का नाम आपको बताना है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा आपका वी एन राव। वी एन राव जी ने ही क्या किया, संविधान का जो संवैधानिक कानून था उनके सलाहकार थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी एन राव। बी इज द राइट आंसर। तो संविधान सभा के संवैधानिक कानून सलाहकार तो वी एन राव जी, इसके पहले कच्चा मसौदा तैयार किया था। ठीक है, निःशुल्क सेवा, ये खास बात यह है कि इन्होंने कार्य के लिए कोई वेतन नहीं लिया था। यानी जब वी एन राव जी को ये बना दिया गया था क्या संवैधानिक कानूनी सलाहकार, तो उन्होंने क्या किया, इसका कोई भी वेतन नहीं लिया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे बी एन राव जी हैं ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? यानी आपको बताना है कि कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिए क्वेश्चन, नहीं वाले आंसर्स आपको बताना है। यानी इन चारों लोगों में से प्रारूप समिति के सदस्य 3 लोग हैं और 1 लोग नहीं है। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। तो बात करते हैं के एम मुंशी जी। तो के एम मुंशी जी तो हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये भी हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये भी सही दिया गया है। फिर देखते हैं एन गोपालन स्वामी अयंगर, तो ये भी हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। बात आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इस हिसाब से हमारा सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस में याद रखिएगा। तो कुल सदस्यों की बात करें, यानी हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इसके अलावा मतलब बी आर अम्बेडकर जी के अलावा कुल 6 सदस्य थे। आइए जानते हैं उन 6 सदस्यों का नाम। तो एन गोपालन स्वामी अयंगर, फिर है अलादी कृष्णन स्वामी अय्यर और डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, टी टी कृष्णमचारी, जिसे डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनको मनाया गया था। फिर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो ये 6 लोग जो हैं आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन सभी लोगों का नाम आप ज़रूर से याद रखिएगा। क्वेश्चंस कहीं से भी आपको घुमा फिरा के देखने को मिल जाते हैं, तो हर एक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही ईजी सा। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा का प्रतीक यानी जो मुहर है वो क्या था। बाघ है, हाथी है, कमल है या शेर है? तो संविधान सभा की प्रतीक की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाथी, यानी एलिफेंट है। ठीक है, क्या है, एलिफेंट है। टाइगर नहीं है, लोटस भी नहीं है, लायन भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाथी। बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की प्रतीक की बात करें तो हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। हाथी को इसकी विशालता और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो भारत के संविधान को दर्शाता है। और इसके सचिव जो कि एच बी राव अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ये नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी हमारे संविधान सभा के जो सचिव नियुक्त किए गए थे उनका नाम क्या था, एच बी आर अयंगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन का आपका नाम बताना है। ऑप्शन है वी.एन. राव, एस.एन. मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या वी.आर. अम्बेडकर। ध्यान दीजिएगा, आपका चीफ ड्राफ्टमैन का नाम बताना है, यानी जो संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार थे उनका नाम बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, एस.एन. मुखर्जी ही हमारे संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। बी इज द राइट आंसर। मुख्य प्रारूपकार की बात करें तो एस.एन. मुखर्जी जी को बनाया गया था। उन्हें संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जटिल कानूनी भाषा को संविधान के रूप में ढालने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। सबसे कंफ्यूजन वाले पॉइंट आते हैं कि वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे और डॉक्टर अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन चीफ ड्राफ्ट्समैन की बात करेगा तो वो कौन थे? वो थे आपके एस.एन. मुखर्जी जी। तो आई होप आज का कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो बहुत ही ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके हर एक आंसर्स बहुत इजी वे में सॉल्व होते जाएंगे। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया? संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कुल कितने समय लगे थे? आपको बताना है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसको बनाने में कुल कितना समय लगा था, यानी कितने साल और कितने महीने लगे थे, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, आप लोग ABCD करके आंसर मत दिया करिए, पूरा डिटेल आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग पूरा डिटेल लिखें। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा आंसर याद रखना है, ABCD नहीं याद रखना है, इसलिए आप कोशिश करिए कि एग्जैक्ट आंसर टाइप करिए आप लोग। तो संविधान सभा को बनने में जो समय लगा था वो था आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना था? तो 2 years 11 month and 18 days। ए इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा कि हमारे जो भारतीय संविधान जब बन रहा था तो कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, तब जाके हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ, पूरी तरीके से तैयार हो गया था। तो भारतीय संविधान की कुल बैठकों की बात करें तो संविधान बनने के लिए कुल 11 सत्र का आयोजित किया गया था और कुल दिन तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ था। और इसमें खर्च कितना आया था? तो लगभग 64 लाख रुपए कुल खर्च आया था हमारा संविधान सभा बनने में। और इसके स्रोत तो लगभग 60 देशों के संविधान से अवलोकन किया गया था, यानी पूरे विश्व में 60 देशों का जो संविधान है उससे ही अवलोकन लिया गया था और उसी से रिलेटेड हमारे भारतीय संविधान का निर्माण पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हो गया था। तो और खर्च कितना आया था इसे बनाने में, ये भी याद रखिएगा, 64 लाख रुपए कुल खर्च हुए थे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ये प्रश्न था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द कैलिग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे, यानी कैलिग्राफर के नाम आपको बताने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या HBR अयंगर। तो भारतीय संविधान के सुलेखक यानी कैलिग्राफर का नाम बताना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी जो थे ये क्या थे? भारतीय संविधान के सुलेखक थे। सी इज द राइट आंसर। हस्तलेखन तो मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इटैलिक शैली में हाथ से लिखा गया था। ठीक है, जो मूल संविधान था वो किस भाषा में लिखा गया था ये भी याद रखिएगा, इटैलिक भाषा में, मतलब इटैलिक शैली में लिखा गया था। ठीक है, इटैलिक शैली में लिखा गया था और लिखा किसने था ये भी याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। और सजावट की बात करें तो संविधान के पन्नों को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था, जिसमें नंदलाल बोस और VOR मनोहर सिन्हा मुख्य थे। हिंदी संस्करण की बात करें तो संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद द्वारा किया गया था। तो ये भी बात याद रखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान को हिंदी में संस्करण किसने किया, तो किसने सुलेखन किया था? तो उनका नाम था वसंत कृष्ण वैद। ठीक है, क्या नाम था? वसंत कृष्ण वैद। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू साइन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के मूल संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, VR अम्बेडकर या सरदार पटेल।
तो भारत के मूल संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही हमारे भारत के मूल संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हस्ताक्षर की शुरुआत की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो उनको ही संविधान सभा का अध्यक्ष तो बनाया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पहले बार हस्ताक्षर करने वाले थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे जो मूल संविधान पर पहली बार हस्ताक्षर किए थे, ये बात याद रखिएगा। और स्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स है, याद रखिएगा। अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन पहली बार जो हस्ताक्षर किए थे उनका नाम जवाहरलाल नेहरू था। अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और कुल हस्ताक्षर की बात करें तो संविधान में कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। कितने, तो 284, जिसमें से 8 महिला भी थी, ये भी याद रखिएगा। और वो ऐतिहासिक तारीख क्या था, तो तारीख की बात करें तो 24 जनवरी 1950 था। ठीक है, यानी 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय मूल संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था। कुल कितने सदस्यों ने किया, तो 284 सदस्यों ने, जिसमें से 8 महिलाएं थी, ये बात याद रखिएगा। One which did the Constituent Assembly adopt the national flag of India? संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रध्वज को किस तारीख को अपनाया? वो तारीख आपको बताना है कि जब भारत में राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को ही क्या हुआ था, जो हमारा भारत का नेशनल फ्लैग है इसको अपनाया गया था। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग की बात करें तो इसके डिज़ाइनर यानी हमारे राष्ट्रध्वज जो तिरंगा है उसको डिज़ाइन करने वाले कौन थे, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था, तो पिंगली वेंकैया जी ने ही हमारे झंडे यानी हमारी भारत की शान तिरंगा का डिज़ाइन किया था। ठीक है, और इसकी हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अनुपात यानी रेशियो की बात करें तो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। कितना है, तो 3:2 है। अन्य महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें हैं तो राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब देखिए बहुत कंफ्यूजन वाले ये हैं, बहुत ध्यान से कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में बहुत ध्यान रखिएगा, दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। कॉमनवेल्थ सदस्यों की बात करें तो मई 1949 में भारत की सदस्य का सत्यापन किया गया था। ठीक है, जो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं उनको भारत के सदस्य का सत्यापन कब किया गया था, तो 1949 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली स्पेंट हाउ मेनी डेज ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक विचार विमर्श किया था? तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के डेफिनेशन में पढ़ा था कि कितने दिनों में विचार विमर्श हुआ था, तो वो था 114 दिन। ठीक है, 114 दिन तक भारतीय संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिनों तक, तो 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ था। बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसे संविधान सभा में 114 दिनों तक का गहन चर्चा और बहस हुई थी। कुल वचन की बात करें तो संविधान के कुल 3 वचन थे। आइए जानते हैं कौन कौन से। प्रथम वचन था कि 4 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वचन था कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, जो कि सबसे लंबा था। और तृतीय वचन की बात करें तो 24 से 26 नवंबर और 1949 में। तो कुल कितनी बार वार्ता हुई थी, तो 114 दिन लगे थे, ये बातें याद रखिएगा। और संविधान सभा में कुल कितने, तो 3 वचन थे। ठीक है, मतलब 3 रीडिंग्स थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ वाज द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट सब कमिटी? संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, आपके उप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, वो भी मौलिक अधिकार का। ठीक है, मौलिक अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष बताना है। राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी जी को ही हमारे भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार का उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य समिति यानी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की मुख्य समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और उप समिति की बात करें तो मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। सबसे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स ये हैं कि अक्सर लोग मौलिक अधिकार देखते ही सरदार पटेल लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा उप समिति यानी सब कमेटी के लिए कृपलानी जी ही सही उत्तर रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स थे सारी समितियों और उनके
अध्यक्ष के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। इसी से आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन वाज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेड, संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजित की गई थी। आपको बताना है वो डेट जब हमारे संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। और हमारा क्या हुआ था, संविधान सभा का अंतिम बैठक का आयोजन किया गया था। तो कब किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को ही। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी और इसका प्रमुख निर्णय इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इन्हें कब चुना गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या हुआ था, हमारे संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ था। और इसी दिन ये डिसाइड किया गया था कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे, तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संक्रमणकालीन सदस्य संसद की बात करें तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951 के आम चुनाव तक संविधान सभा ने ही भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951 के जो आम चुनाव तक संविधान सभा ने ही जो भारत है उसका अंतरिम सदस्य के रूप में कार्य किया था। और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो वो है 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था, ये डेट भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही फोकस के साथ सारे स्टेटमेंट आप पढ़िए। रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन प्लान इज इन 1946 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपके 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है आपको आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट है, इसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों की एक संघीय संघ का प्रस्ताव दिया। दूसरा है, इसने प्रांतीय विधानसभाओं को 3 समूहों में बांटने और प्रावधान किया। और लास्ट है स्टेटमेंट है कि इसने पूर्व पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। तो ये है आपके तीनों स्टेटमेंट, आपके ऑप्शंस इधर दिए गए हैं। बहुत ही ध्यान से सारे ऑप्शंस को देखिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। बात करते हैं 1946 कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में। तो इसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतों के एक संघीय संघ का प्रस्ताव दिया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसने प्रांतीय विधानसभाओं के 3 समूहों में बांटने का प्रावधान किया, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं तीसरा, तो इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं। डी इज द राइट आंसर। आइए समझते हैं। तो कथन 1 सही है, क्योंकि इस मिशन ने एक भारतीय संघ का प्रस्ताव दिया जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और संचार केंद्र के पास रहने थे। और कथन 2, प्रांतों के 3 समूह हिंदू बहुल, मुस्लिम बहुल पश्चिम और मुस्लिम बहुल पूर्व में बांटा गया था। और कथन 3 इसलिए सही है क्योंकि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग जो थे उसको अलग देश की मांग को कहकर ठुकरा दिया था, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं था। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके सारे ट्रू हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज आर करेक्ट। आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ भी आपके 3 स्टेटमेंट हैं, ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़िए और जवाब देते हुए आगे बढ़िए। तो संविधान सभा के बारे में पहला स्टेट है कि यह एक वयस्क मत अधिकार पर आधारित नहीं था। दूसरा है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। और तीसरा है, यह एक बहुदलीय निकाय थी। तो भारतीय संविधान के बारे में करेक्ट आपको बताना है। तो भारतीय संविधान की बात करें तो यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये स्टेटमेंट आपके सही दिए गए हैं। बात करते हैं, यह एक बहुदलीय निकाय थी, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। ठीक है, तो चूंकि यहाँ दिया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 एंड 3। आइए देखते हैं कि किस ऑप्शन में 1 एंड 3 है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, 1 एंड 3। सी इज द राइट आंसर। एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। तो 1946 में भारत की पूरी वयस्क जनता ने वोट नहीं दिया था। चुनाव केवल 1935 के एक्ट के तहत
सीमित मताधिकार वालों लोगों को ही किया गया था, ठीक है। यानी जो सारे वयस्क लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था 1946 में, ठीक है। जो सीमित जो मताधिकार वाले लोग थे, यानी जो लोग शिक्षित थे, उन्हीं को ही ये सारे अधिकार दिए गए थे। कथन टू गलत इसलिए है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। जबकि वहां पे स्टेटमेंट में क्या था, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वो गलत था, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कथन 3 की बात करें, इसमें कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग, सिख, अनुसूचित जाति संघ और अन्य छोटे दलों का प्रतिनिधित्व था। तो 1 और 2 सही था, ये भी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलंकर या पट्टाभी सीतारामैया। तो कार्य संचालन समिति की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा के.एम. मुंशी। कौन हो जाएगा? के.एम. मुंशी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, के.एम. मुंशी बी इज द राइट आंसर। के.एम. मुंशी जी को ही संविधान सभा के कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। के.एम. मुंशी वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, वे प्रारूप समिति के महत्वपूर्ण सदस्य थे। जी.वी. मावलंकर ये समिति सभा के विधायी कार्यों वाले जो विधायी कार्य थे, यानी फंक्शनल ऑफ द असेंबली, उस समिति के अध्यक्ष थे। और पट्टाभी सीतारामैया की बात करें तो ये सदन समिति के अध्यक्ष थे, यानी हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे प्रक्रिया यानी नियमन समिति के अध्यक्ष थे। तो सारे अध्यक्षों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, चाहे वो के.एम. मुंशी हुए या जी.वी. मावलंकर हुए या पट्टाभी सीतारामैया हुए या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। जी हर एक समिति के सदस्य आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारे से क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके मैच द फॉलोइंग वाले हैं। फर्स्ट लिस्ट में मेंबर्स दिए गए हैं और सेकंड लिस्ट में रोल। मैच कराना है आपके कि कौन से मेंबर्स को कौन से रोल आपको बताना है। चलिए मैच कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है आपका H.C. मुखर्जी। तो H.C. मुखर्जी थे वाइस प्रेसिडेंट जनरल, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो वाइस प्रेसिडेंट जनरल। और हैं V.D. कृष्णमचारी, तो V.T. कृष्णमचारी ये हो जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट स्टेट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट। और V.N. राव तो ये हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और S.N. मुखर्जी जी, तो S.N. मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्टमैन। कौन थे? तो हो जाएगा चीफ ड्राफ्टमैन। तो इस तरीके से देखा जाए तो A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4 क्या है? राइट आंसर है, यानी A इज द राइट आंसर। हर एक मेंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। H.C. मुखर्जी वे संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम हो जाएगा H.C. मुखर्जी, ठीक है। क्या नाम है? H.C. मुखर्जी। टी.वी. कृष्णमचारी ये रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा, पहले नहीं थे, दूसरे थे, ठीक है। V.N. राव ये संवैधानिक कानूनी सलाहकार थे। कौन थे? V.N. राव जी को संवैधानिक कानूनी सलाहकार बनाया गया था। और S.N. मुखर्जी ये मुख्य प्रारूपकार थे। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने सब कुछ पढ़ा है, तो ये तो सेम पॉइंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। आप लोग बहुत ही फोकस के साथ बस सारे पॉइंट्स को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा संविधान सभा के किस सदस्य द्वारा न्यायमूर्ति फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के साथ बातचीत से प्रभावित हुए थे? यानी जो एक न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, ये किसके बातचीत से प्रभावित हुए थे? हमारे संविधान सभा में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा थी, उनके जो सदस्य थे वो कौन थे जिनसे न्यायमूर्ति फेलिक्स फ्रैंकफर्टर प्रभावित हुए थे? ऑप्शन दिए गए हैं आपके V.R. अम्बेडकर, V.N. राव, जवाहरलाल नेहरू या अलादीन कृष्णन स्वामी अय्यर। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा संविधान सभा के V.N. राव जो कि सदस्य थे, उनके ही न्यायमूर्ति जो फेलिक्स फैक्टर के साथ बातचीत से प्रभावित हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, V.N. राव जी, ठीक है। राइट आंसर बी। V.N. राव जब संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने अमेरिका गए तो वहां से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, जब अमेरिका गए थे ना, तो वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे जिनका नाम था फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, उन्होंने सलाह दी कि भारत को
क्या किया जाए? डू डू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह प्रोड्यूसर स्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाना चाहिए। तो किसने सलाह दिया था, ये बात याद रखिएगा कि जब बी एन राव जी संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए अमेरिका गए थे, तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने सलाह दी कि भारत को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह प्रोसीडर स्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाना चाहिए। इसका कारण ये था कि जो फ्रैंकफर्टर का मानना था कि ड्यू प्रोसेस न्यायपालिका को बहुत अधिक शक्ति देता है, जबकि सामाजिक सुधारों को बांधा आ सकती है। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसी सलाह के कारण अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किसने सलाह दी थी, ये याद रखिएगा। उनका नाम था जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, फ्रैंकफर्टर ने। बहुत ही पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो आपके पॉलिटी के थे, यानी भारत के संविधान से संबंधित सभी प्रश्न थे। तो इस तरह से हम सभी प्रैक्टिस सेट को उसके बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे एडवांस लेवल तक हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सीखेंगे। डेली मेरे साथ आप विशाल इन्फो हब यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा मिशन है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें यस आई एम सक्सेसफुल। याद रखिए डियर, समय, समस्या और मौसम कभी भी बदल सकते हैं, इनके भरोसे बैठ के मंजिलें हासिल नहीं होती। इसीलिए समय का सही उपयोग करते रहिए, मेहनत करते रहिए और लगातार सारे क्लासेस का रिवीजन करते रहिए। आप सभी को अपनी पसंद की सफलता जरूर मिलेगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल प्रैक्टिस सेट की क्लास में। थैंक यू सो मच।